हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। देवियों और सज्जनों, पलेर्मो शहर में लोग एक कहानी कुछ इस तरह से सुनते सुनाते हैं। एक समय की बात है, पलेर्मो शहर में एक बहुत ही अमीर दुकानदार रहता था। उसके एक बेटी थी जो जब से वो छोटी सी थी तभी से वो बहुत चतुर थी। घर में हर विषय पर लोग उसकी बात सुनते थे और उसको मानते थे। उसकी अक्लमंदी को देखते हुए उसके पिता ने उसका नाम अक्लमंद कैथरीन रख दिया। जब उसकी सारी भाषाओं को सीखने की और सब तरह की किताबों को पढ़ने की बारी आई तो उसने उनको भी बहुत जल्दी ही सीख लिया और पढ़ लिया और उनमें से कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका। जब वो लड़की 16 साल की हुई तो उसकी माँ चल बसी। इससे कैथरीन इतनी दुखी हुई कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और उसमें से बाहर निकलने को बिल्कुल मना कर दिया। वो वहीं अपना खाना खाती थी और वहीं सोती थी। उसके दिमाग में बाहर घूमने की या कहीं थिएटर जाने की या फिर दिल बहलाने के लिए किसी भी साधन की बात आती ही नहीं थी। उसके पिता की जिंदगी तो बस अपनी इसी इकलौती बच्ची के चारों तरफ घूमती थी। सो वो उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। वो सोचता रहा कि कैसे उसको पहले की तरह से हंसता खेलता देखे। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो उसने इस बारे में कुछ बड़े लोगों से सलाह लेने का विचार किया। हालांकि वो खुद केवल एक दुकानदार ही था, फिर भी उसकी जान पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से थी। इसलिए उसने शहर के बड़े बड़े रईस लोगों को बुलाया। उसने उनसे कहा, भले लोगों, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी एक बेटी है जो मेरी आंखों का तारा है, पर जब से उसकी माँ गई है तब से उसने अपने आप को एक बिल्ली की तरह अपने कमरे में बंद कर रखा है और उसमें से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। अब आप लोग ही मुझे कोई सलाह दें कि मैं क्या करूं। लोग बोले, तुम्हारी बेटी तो अपनी अक्लमंदी के लिए संसार भर में मशहूर है। तुम उसके लिए एक बड़ा सा स्कूल क्यों नहीं खोल देते ताकि वो उनको उनकी पढ़ाई में मदद कर सके। शायद इससे वो अपने दुख से बाहर निकल आए। पिता को यह विचार बहुत पसंद आया। वो बोला, यह तो अच्छा विचार है, मैं ऐसा ही करूँगा। यह सोचकर उसने अपनी बेटी के पास जाकर कहा, सुनो बेटी, क्योंकि अब तुम कुछ और तो करती नहीं तो मैंने ये सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खोल देता हूँ और तुम उसको चलाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस बात से तो कैथरीन बहुत खुश हो गई और उसने उस स्कूल के टीचरों की भी जिम्मेदारी खुद ही ले ली। स्कूल जल्दी खुल गया। स्कूल के बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिया गया, जो भी कोई यहाँ कैथरीन के पास पढ़ना चाहे मुफ्त पढ़ सकता है।
यह साइन बोर्ड देखकर बहुत सारे बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों ही कैथरीन के पास पढ़ने आने लगे। वो उनको बिना किसी भेदभाव के कुर्सी मेज पर बराबर बराबर बिठाने लगी। जब उसने एक बच्चे के पास बिठाया तो वो बच्चा बोला, ये लड़का तो एकदम कोयला बेचने वाले का है। तो कैथरीन बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोयला बेचने वाले का लड़का एक राजा की लड़की के पास भी बैठ सकता है। जो पहले आएगा उसको सीट पहले मिलेगी। और कैथरीन का स्कूल शुरू हो गया। कैथरीन के पास एक कोड़ा था जिससे वो बच्चों को काबू में रखती थी। वैसे वो सबको एक साथ पढ़ाती थी, पर उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देती थी जो पढ़ाई में कमजोर होते थे। अब इस स्कूल की खबर राजा के महल तक पहुंची तो राजकुमार ने भी इस स्कूल में पढ़ने की सोची। उसने अपने शाही कपड़े पहने और स्कूल आया। कैथरीन ने उसके लिए एक जगह ढूंढी और उसको उस खाली जगह में आकर बैठ जाने के लिए कहा। राजकुमार वहां बैठ गया। जब उस राजकुमारी की बारी आई तो कैथरीन ने उससे एक सवाल पूछा। राजकुमार को सवाल का जवाब आता नहीं था तो उसने राजकुमार को एक चांटा मारा जिससे उसका गाल सूज गया। राजकुमार गुस्से से लाल होकर उठा और उठकर महल चला गया। वो अपने पिता के पास पहुंचा और उनसे बोला, पिताजी, मेरे ऊपर दया करें, मेरी शादी कर दीजिए और मुझे उस अक्लमंद कैथरीन से ही शादी करनी है। राजा ने कैथरीन के पिता को बुला भेजा। कैथरीन का पिता तुरंत ही राजा के पास गया और सिर झुकाकर बोला, जो हुक्म अन्नदाता। राजा बोला, उठो, मेरे बेटे को तुम्हारी कैथरीन पसंद आ गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम उन दोनों की शादी कर दें। जैसी मर्जी महाराज आपकी, पर मैं तो केवल एक दुकानदार हूं और राजकुमार तो शाही खून वाले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरा बेटा खुद ही उससे शादी करना चाहता है तो। सो वो दुकानदार घर लौट आया और अपनी बेटी से कहा, कैथरीन, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? मुझे मंजूर है। किसी खास चीज की कोई जरूरत नहीं थी। एक हफ्ते में शादी की सब तैयारियां हो गईं। राजकुमार ने कैथरीन की शादी के लिए 12 लड़कियां तैयार की। शाही चैपल खोल दिया गया और दोनों की शादी हो गई। शादी के रस्म के बाद रानी माँ ने उन 12 लड़कियों से कहा कि वे रात के सोने के लिए बहू के कपड़े बदल दें और उसको सोने के लिए तैयार कर दें। पर राजकुमार ने अपनी मां को मना करते हुए कहा, किसी को उसके कपड़े सही करने या उसको कपड़े पहनाने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उसके दरवाजे पर पहरा देने की कोई जरूरत है। जब राजकुमार कैथरीन के साथ अपने कमरे में अकेला रह गया तो उससे बोला, कैथरीन, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक चांटा मारा था? क्या तुम्हें उसके लिए कोई अफसोस है? क्या उसके लिए अफसोस? अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं ऐसा ही करूंगी। अरे, क्या तुम्हें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके लिए अफसोस करने का तुम्हारा कोई इरादा भी नहीं है। उसके लिए कौन अफसोस करेगा? तो यही तुम्हारा विचार है, कोई बात नहीं। अब मैं तुमको 1-2 बात बताऊंगा।
कहकर राजकुमार ने रस्सी का एक गोला खोलना शुरू किया। वो उस रस्सी के सहारे कैथरीन को एक चोर दरवाजे के नीचे उतारने लगा। यह कहकर राजकुमार ने रस्सी का एक गोला खोलना शुरू किया। वो उस रस्सी के सहारे कैथरीन को एक चोर दरवाजे से नीचे उतारने वाला था। जब उसने वो रस्सी खोल ली तो वो कैथरीन से एक बार फिर बोला, या तो तुम अपना कसूर मान लो कि तुम गलती पर थी, या फिर मैं तुम्हें इस गड्ढे में नीचे उतारता हूं। कैथरीन बोली, मैं इस गड्ढे में आराम से रहूंगी, तुम चिंता न करो। सो राजकुमार ने उसकी कमर में रस्सी बांधी और उसको नीचे एक कमरे में उतार दिया, जहां केवल एक मेज थी, एक कुर्सी थी, एक पानी का घड़ा था और थोड़ी सी डबल रोटी थी। अगले दिन सुबह रीत रिवाज के अनुसार राजा और रानी नई बहू के स्वागत के लिए वहां आए। तो राजकुमार बोला, आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कैथरीन की तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो उस चोर दरवाजे को खोलने गया और कैथरीन से पूछा, तुम्हारी रात कैसी गुजरी? कैथरीन बोली, बहुत सुंदर और ताजगी भरी। राजकुमार ने फिर पूछा, क्या तुम अभी भी अपने उस चांटे के बारे में दोबारा सोच रही हो? मैं तो उस चांटे के बारे में सोच रही हूं जो मुझे तुम्हें इसके बदले में देना चाहिए। 2 दिन गुजर गए। अब भूख से कैथरीन का पेट ऐंठने लगा। उसको यह समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। पर फिर उसने अपने कपड़ों में से एक कील निकाली और उससे दीवार में छेद करना शुरू किया। वो छेद करती रही। 24 घंटे बाद उसको रोशनी की एक किरण दिखाई दी। तब उसको थोड़ा चैन आया। उसने उस छेद को और बड़ा कर लिया और बाहर झांका तो उसे कौन दिखाई दिया? उसके पिता का मुनीम। वह छेद करती रही। 24 घंटे बाद उसको रोशनी की एक किरण दिखाई दी। तब उसको थोड़ा चैन आया। उसने उस छेद को और बड़ा कर लिया और उसके बाहर झांका तो उसे उसके पिता का मुनीम दिखाई दिया। उसने मुनीम को आवाज दी, डॉन चाचा, डॉन चाचा। पहले तो डॉन ये समझा कि कहाँ से आवाज आ रही है, समझ ही नहीं आया उसके। फिर उसने कैथरीन की आवाज पहचान ली। कैथरीन बोली, डॉन चाचा, ये मैं हूं, अक्लमंद कैथरीन। मेहरबानी करके मेरे पिता से कहना कि मुझे उनसे अभी अभी बहुत जरूरी बात करनी है। कैथरीन की आवाज सुनकर मुनीम तुरंत ही कैथरीन के पिता के पास आया और उसको साथ लेकर उस दीवार के पास लौटा और उसको दीवार के वो छोटा सा छेद दिखाया जहां से उसने कैथरीन की आवाज सुनी थी। कैथरीन बोली, पिताजी, जैसी तकदीर होती है वैसा ही होता है। मैं यहाँ एक नीचे वाले कमरे में हूँ। आप हमारे महल से यहाँ तक एक सुरंग खुदवाइए जिसमें हर 20 फीट पर एक मेहराब हो और एक रोशनी लगी हो, बाकी मैं देख लूंगी। दुकानदार ने ऐसा ही किया। इस बीच वो कैथरीन के लिए बराबर खाना लाता रहा, भुना हुआ मुर्गा और दूसरा ऐसा खाना जो उसको ताकत देता, और उसे अपनी बेटी को उस छेद में से देता रहा।
उधर राजकुमार उस चोर दरवाजे से दिन में 3 बार उस गड्ढे में झांकता और कैथरीन से पूछता, कैथरीन, क्या तुमको अभी भी मुझे चांटा मारने का अफसोस नहीं है? कैथरीन जवाब देती, अफसोस किस बात के लिए? तुम तो अब उस चांटे के बारे में सोचो जो तुम्हें अब मिलने वाला है। कुछ ही दिनों में मजदूरों ने वो सुरंग तैयार कर दी, जिसमें हर 20 फीट पर एक मेहराब थी और एक लालटेन थी। अब कैथरीन उस सुरंग से होकर अपने पिता के महल में पहुंच सकती थी। बहुत जल्दी ही राजकुमार कैथरीन को इस बात पर राजी करते करते थक गया कि वो अपना कसूर मान ले। सो एक दिन उसने वो चोर दरवाजा खोला और कैथरीन से कहा, कैथरीन, मैं नेपल्स जा रहा हूं, तुमको मुझसे कुछ कहना है? कैथरीन बोली, भगवान करे कि तुम्हारा समय अच्छा गुजरे और तुम वहां आनंद से रहो। जब तुम नेपल्स पहुंच जाओ तो मुझे लिखना। तो मैं जाऊं? कैथरीन ने पूछा, अरे तुम अभी भी यहीं हो, तुम गए नहीं? राजकुमार यह सुनकर चला गया। जैसे ही उसने चोर दरवाजा बंद किया कि कैथरीन अपने पिता की घर की तरफ दौड़ गई और बोली, पिताजी, अब मेरी मदद कीजिए, मुझे एक 2 मस्तूल वाली नाव लाकर दीजिए, जिसमें एक सफाई करने वाला हो, कुछ नौकर हों, कुछ बढ़िया पोशाकें हों और वो नाव नेपल्स जाने के लिए तैयार हो। नेपल्स में मुझे वहां के महल के सामने एक घर किराए पर ले दें और फिर वहां मेरे आने का इंतजार करें। दुकानदार ने अपनी बेटी के लिए तुरंत ही एक नाव का इंतजाम किया। इस बीच राजकुमार भी अपने एक लड़ाई के जहाज पर नेपल्स के लिए चल पड़ा। कैथरीन ने अपने पिता के महल के छज्जे पर खड़े होकर राजकुमार को उसके जहाज में जाते देखा। उसके जाने के बाद वो भी एक दूसरी 2 मस्तूल वाली नाव पर नेपल्स की तरफ चल दी। वो राजकुमार से पहले नेपल्स पहुंच गई, क्योंकि छोटे जहाज बड़े जहाजों से तेज जाते हैं। अब नेपल्स में कैथरीन रोज एक नई पोशाक पहनकर अपने महल के छज्जे पर जाकर खड़ी हो जाती। उसकी हर दिन की पोशाक उसकी पहले दिन की पोशाक से ज्यादा सुंदर होती। राजकुमार उसको रोज देखता और सोचता, इस लड़की की शक्ल कैथरीन से कितनी मिलती है। उसको रोज देखते देखते वो उससे प्यार करने लगा। सो उसने उसके पास अपना एक नौकर इस संदेश के साथ भेजा कि अगर उसको कोई ऐतराज न हो तो वो उससे मिलने आना चाहता है। कैथरीन ने जवाब में कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है, वो मुझसे मिलने जरूर आए। राजकुमार अपनी सारी शान से वहां आया और उससे बात करने बैठ गया। राजकुमार ने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? कैथरीन बोली, नहीं। और तुम? मैं भी नहीं। क्या तुमको ऐसा लग नहीं रहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूं? पर तुम्हारी शक्ल एक लड़की से मिलती है जो मुझे पलेर्मो में अच्छी लगी थी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। खुशी से राजकुमार जी। और 1 हफ्ते बाद उन दोनों की शादी हो गई। 9 महीने बाद कैथरीन ने एक बेटे को जन्म दिया जो देखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार ने पूछा, राजकुमारी, हम इसका नाम क्या रखें? कैथरीन बोली, नेपल्स, और उसका नाम नेपल्स रख दिया गया। 2 साल बाद राजकुमार ने नेपल्स से जाने का विचार किया।
राजकुमारी का मन वहां से जाने का तो नहीं था, पर राजकुमार ने तो अपना मन बना रखा था, सो वो उसके इरादे को बदल नहीं सकी। उसने कैथरीन के लिए अपने बेटे के लिए एक कागज लिखा कि यह उसका पहला बेटा था, इसलिए उसके बाद वही राजा बनेगा, और जिनोवा के लिए रवाना हो गया। जैसे ही राजकुमार वहां से गया, कैथरीन ने अपने पिता को लिखा कि वो एक 2 मस्तूल वाली नाव जिनोवा भेज दे, जिसमें कुछ फर्नीचर हो, घर साफ करने वाले नौकर हों और बाकी का सामान हो। वहाँ भी वो जिनोवा के महल के सामने एक घर किराए पर ले और उसके आने का इंतजार करे। कैथरीन के कहे अनुसार दुकानदार ने इस सब सामान से एक जहाज लादा और उसे जिनोवा भेज दिया। कैथरीन भी एक 2 मस्तूल वाली नाव ली और राजकुमार के जिनोवा पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गई। वहां जाकर वो अपने नए घर में ठहर गई। जब राजकुमार ने सुंदरी को उसके शाही रहन सहन और उसके हीरे जवाहरात में देखा और उसकी संपत्ति देखी, तो फिर सोचा, इस लड़की की शक्ल कैथरीन से और मेरी नेपल्स वाली पत्नी से कितनी मिलती जुलती है। सो उसने फिर से उसके पास अपना एक नौकर भेजा कि वो उससे मिलना चाहता है, जिसके जवाब में कैथरीन ने भी कह दिया कि हाँ, क्यों नहीं, वो उसको अपने घर में देखकर बहुत खुश होगी। सो राजकुमार एक बार फिर कैथरीन के घर पहुंचा और उससे बातें करनी शुरू की। राजकुमार ने पूछा, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? कैथरीन बोली, हाँ, मैं एक विधवा हूँ, और आप? मैं भी एक विधुर हूँ और मेरे एक बेटा है। वैसे आप एक लड़की की तरह दिखाई देती हैं, जिसको मैंने पलेर्मो में जानता था, और वैसी एक लड़की को मैंने नेपल्स में भी देखा था। क्या सचमुच? वैसे लोगों का कहना है कि हम इस संसार में 7 जोड़े पैदा होते हैं। उसके बाद राजकुमार ने उससे भी शादी कर ली। 9 महीने बाद कैथरीन ने एक और बेटे को जन्म दिया। उसका यह बेटा उसके पहले बेटे से भी ज्यादा सुंदर था। राजकुमार उसको देखकर बहुत खुश था। उसने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, हम इसका नाम क्या रखेंगे? जिनोवा। और उन्होंने उसका नाम जिनोवा रख दिया। एक बार फिर से 2 साल निकल गए तो राजकुमार फिर से बेचैन उठा, फिर वहां से जाना चाहता था। राजकुमार ने पूछा, क्या तुम मुझे और मेरे बच्चे को इस तरह अकेला छोड़कर जा रहे हो? राजकुमार ने उसको तसल्ली दी, मैं तुम्हारे लिए एक कागज लिखकर जा रहा हूं कि यह मेरा बेटा है और मेरा छोटा राजकुमार है। इस कागज को लिखने के बाद जब वो वेनिस जाने के लिए तैयार हुआ तो कैथरीन ने फिर से अपने पिता को पलेर्मो में लिखा कि वो उसके लिए फिर से वैसी ही एक 2 मस्तूल वाली नाव सब सामान के साथ, नाव का चाकर, फर्नीचर, नए कपड़े आदि के साथ वेनिस भेजने का इंतजाम कर दे। वेनिस के महल के सामने एक घर किराए पर ले ले और वहां उसके आने का इंतजार करे। सो उसके पिता ने एक जहाज भरकर सामान अपनी पेटी के लिए वेनिस भी भेज दिया। कैथरीन ने भी फिर से एक और 2 मस्तूल वाली नाव ली और वो राजकुमार से पहले ही वेनिस पहुंचकर अपने मकान में ठहर गई। राजकुमार ने जब कैथरीन को उसके घर के छज्जे पर देखा तो इस बार तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये क्या? इसकी शक्ल तो मेरी जिनोवा वाली पत्नी से मिलती जुलती है। इसकी शक्ल मेरी नेपल्स वाली पत्नी से मिलती है और इसकी शक्ल
कैथरीन से मिलती है, यह कैसे हो सकता है? कैथरीन तो पलेर्मो में उस नीचे वाले कमरे में बंद है, नपोली वाली नेपल्स में है, जिनोवा वाली जिनोवा में है, और यह यहाँ वेनिस में। ये सब कहाँ है? फिर उसने अपना एक नौकर उसके पास इस संदेश के साथ भेजा कि क्या वो उससे मिलने आ सकता है, और फिर एक बार वो उससे मिलने जा पहुंचा। वहां जाकर बोला, क्या आप विश्वास करेंगी कि आपकी शकल कई और लड़कियों से मिलती है जिनको मैं जानता हूं। एक पलेर्मो में रहती है, दूसरी नेपल्स में रहती है, और तीसरी जिनोवा में रहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपका बिल्कुल विश्वास करूंगी। बात यह है कि हम जिंदगी में 7 जोड़े बनकर आते हैं। और फिर वे अपनी अपनी सामान्य बातें करने लगे। राजकुमार ने पूछा, क्या आप शादीशुदा हैं? मैं विधवा हूं। और आप? मैं एक विधुर हूं और मेरे 2 बेटे हैं। एक हफ्ते में फिर उन दोनों की शादी हो गई। 9 महीने बाद कैथरीन ने एक बेटी को जन्म दिया जो चांद सूरज की तरह चमकीली थी। राजकुमार ने पूछा, हम इसका क्या नाम रखेंगे राजकुमारी? कैथरीन बोली, हम इसका नाम रखेंगे वेनिस। और उसका नाम वेनिस रख दिया गया। 2 साल फिर गुजर गए। राजकुमार बोला, सुनो राजकुमारी, अब मुझे पलेर्मो वापस जाना है, पर उससे पहले मैं एक कागज लिखना चाहता हूं कि यह मेरी बेटी है और राजकुमारी है। यह सब करके राजकुमार पलेर्मो शहर चला गया। पर हर बार की तरह से इस बार भी कैथरीन वहां राजकुमार से पहले पहुंच गई। वो पहले अपने पिता के घर गई और फिर वहां से अपने उस कमरे में पहुंच गई जहां राजकुमार उसको छोड़कर गया था। जैसे ही राजकुमार पलेर्मो पहुंचा, वो तुरंत ही उस गड्ढे की तरफ गया जहां उसने कैथरीन को कैद कर रखा था। वहां जाकर उसने वो चोर दरवाजा खोला और नीचे झांककर बोला, कैथरीन, तुम कैसी हो? ओह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम कैसे हो? क्या तुम्हें मुझे वो चांटा मारने पर अभी भी अफसोस नहीं है? वो तो नहीं है, पर तुमने क्या कभी उस चांटे के बारे में भी सोचा है जो मैं अब तुम्हें दूंगी? जब भी राजकुमार उससे उस चांटे की बात करता तो उसने उसको मारा था, तो वो यही जवाब देती। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इस जवाब से इसका क्या मतलब था। छोड़ो भी, और ये मान लो कि तुम्हें उस चांटा मारने पर अफसोस है नहीं, तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। हाँ हाँ, कर लो, तुम्हें रोकता कौन है? पर अगर तुम्हें उसके लिए अफसोस होगा तो मैं तुम्हें वापस अपनी पत्नी बना लूंगा। नहीं, कभी नहीं, मुझे उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद राजकुमार ने यह घोषित कर दिया कि उसकी पत्नी मर चुकी है और अब वो दोबारा शादी करना चाहता है। उसने सारे राजाओं को उनकी बेटियों की तस्वीरें भेजने के लिए लिखा। तस्वीरें आईं तो उसको इंग्लैंड के राजा की बेटी की तस्वीर सबसे ज्यादा अच्छी लगी। राजकुमार ने उस लड़की को और उसकी मां को शादी के लिए बुलाया। अगला दिन शादी का दिन निश्चित हो गया। इस बीच कैथरीन ने अपने तीनों बच्चों नेपल्स, जिनोवा और वेनिस के लिए शाही पोशाकों का इंतजाम किया। वो खुद भी रानी की तरह हुई और तीनों बच्चों को लेकर रस्मी गाड़ी में सवार होकर महल की तरफ चल दी। उधर से राजकुमार और इंग्लैंड की राजकुमारी की बारात आ रही थी। कैथरीन ने अपने बच्चों से कहा, नेपल्स, जिनोवा और वेनिस, जाओ और जाकर अपने पिता का हाथ चूम लो। बच्चे सुनकर अपने पिता की ओर दौड़ गए और जाकर उन्होंने राजकुमार का हाथ चूम लिया।
जैसे ही राजकुमार ने बच्चों को देखा तो वो तो आश्चर्य में पड़ गया। उसको लगा कि उस लड़की ने उसको वाकई चांटा मार दिया था, पर यह वैसा चांटा नहीं था जैसा कि वो सोच रहा था। यह तो एक खुशी का चांटा था। वो हार मान बैठा और जोर से चिल्लाया, अच्छा तो वो यह चांटा था जो तुमने मुझे मारने की बात कर रही थी। कहकर उसने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। इंग्लैंड की राजकुमारी की तो बोलती बंद हो गई। वो वहां से पलटी और वापस चली गई। तब कैथरीन ने अपनी पति को सारी कहानी सुनाई और बताया कि उसको वे तीनों लड़कियां एक सी क्यों लगी थी। अब पछतावे की बारी राजकुमार थी। उसने बार बार अपने उस बर्तावे का अफसोस किया जो उसने कैथरीन के साथ किया था। उसके बाद वे सब खुशी खुशी रहने लगे।